तो अब हम आते हैं जी इस डिबेट पे कि इज पॉलिटिकल थ्योरी डेड। ये डिबेट क्यों उठा? ये डिबेट उठने का कारण ये है कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एक हार्ट है। ये हमने पहले स्टार्टिंग में देख ही लिया ऑलरेडी। वो बात करता है कि भाई जस्टिस, पावर, लिबर्टी, इक्वलिटी के बारे में। लेकिन हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक पेक्यूलियर फिनोमिना देखा गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी स्कॉलर्स थे, वो स्कॉलर्स जो है वो बेसिकली इन आइडियाज के ऊपर, जस्टिस, पावर, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये जो आइडियाज थे, कोर आइडियाज जिनको हम पॉलिटिकल साइंस का हार्ट मानते हैं, एसेंस मानते हैं, इन आइडियाज के बारे में उन्होंने चर्चा करनी बंद कर दी। अच्छा, जब उन्होंने इन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर चर्चा करनी बंद कर दी तो हमने देखा कि कैसे पॉलिटिकल साइंस जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहले बिहेवियरल रेवोल्यूशन के तहत आया। फिर बिहेवियरल रेवोल्यूशन में हमने देखा कि फैक्ट्स, नंबर्स, डेटा, बिहेवियर, इन चीज़ों के ऊपर आना शुरू हो गया। जब पूरा का पूरा बिहेवियरल रेवोल्यूशन ने पॉलिटिकल साइंस को ग्रिप कर लिया, और जब उससे पहले पोस्ट बिहेवियरलिज्म अभी राइज नहीं हुआ था, उस दौरान जब ये बिहेवियरलिज्म ने ग्रिप कर लिया पॉलिटिकल साइंस को, और पॉलिटिकल साइंस ने जस्टिस, पावर, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे जो आइडियाज उसका एसेंस होता था उस पर चर्चा करनी बंद कर दी, तब कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये बात बोलनी शुरू कर दी कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑलमोस्ट डेड, इट इज डिक्लाइनिंग, इट इज फिनिश्ड। क्योंकि अब ये चीज पूरी बदल गई है। अच्छा, अब यहां पर उन्होंने ये चीज इसलिए बोलनी शुरू करी क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई रादर देन लुकिंग एट कि व्हाट इज अ गुड लाइफ, हाउ डू वी मेक अ गवर्नमेंट फेयर, हाउ डू वी मेक श्योर कि भाई जस्टिस इज गिवन टू द लास्ट मैन इन द सोसाइटी, इन चीजों के बजाय अगर हम सिर्फ फोकस पूरा इस चीज पे ले आए कि भैया डेटा पे, कि भाई इलेक्शन कैसे होंगे, वोटिंग पैटर्न क्या होगा, पब्लिक ओपिनियन क्या होगी, तो इस केस में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो कोर क्वेश्चंस थे पॉलिटिकल साइंस के, कि भाई गुड लाइफ क्या है, फेयर लाइफ क्या है, फेयर गवर्नमेंट क्या होती है, जस्टिस जो है अच्छा कैसे होता है, जब इन चीजों के ऊपर चर्चा ही पूरी बंद हो गई, तब पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने यह बात शुरू कर दी कि क्योंकि ये वेरीफाइबल क्वांटिफाइबल नंबर्स का गेम स्टार्ट हो गया, तो इस रीजन से पॉलिटिकल साइंस का एक डिक्लाइन और पॉलिटिकल थ्योरी की डेथ हो गई। क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल साइंस जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसा माना गया। जितने भी मॉरल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे उनसे, तो जब वो डिस्कनेक्ट हो गया इन मॉरल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन से, तो फिर पॉलिटिकल साइंस का पर्पस क्या रहा? जब इस चीज के ऊपर चर्चा हुई तो यहां पर ये पॉइंट लोगों ने उजागर करना शुरू कर दिया। लेकिन हम जानते हैं, हमने बात करी कि 1970s 80s में कहीं ना कहीं जो है बदलाव आना शुरू हुआ। बदलाव कैसे आना शुरू हुआ कि भाई वापस से वैल्यूज का डिबेट रिवाइव हुआ, एथिक्स का डिबेट रिवाइव हुआ। तो ये जब रिवाइव हुआ तो हमने कहा कि वो एक डिक्लाइन के फेज से, पॉलिटिकल थ्योरी डेड के फेज से, फिर से होता है रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। क्योंकि यहां पर फिर चर्चा होने लगी सिविल राइट्स की, यहाँ पर चर्चा होने की लगी फेमिनिस्ट आइडियाज की, यहाँ पर चर्चा होने लगी इन्वायरमेंटलिज्म की, आइडेंटिटी की, इनजस्टिस की, डिग्निटी की। जब इन चीज़ों की चर्चा दोबारा होने लगी तो हमने कहा कि भैया अब चीज़ें रिवाइव कर रही हैं। तो ये हुआ रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो डिक्लाइन, डेड और रिसर्जेंस। अच्छा, पॉलिटिकल थ्योरी का जो हम कहते हैं कि डिक्लाइन हुआ, वो डिक्लाइन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, उसका रीजन भी था। जैसे मैंने आपको बताया ना, बिहेवियरलिज्म का स्पार्क कहाँ से आया, वो आया था स्किनर से। फिर मैंने आपको बताया कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म का स्पार्क कहाँ से आया, वो सिविल राइट, एंटी वियतनाम वॉर वगैरह से। पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन भी एक स्पेसिफिक कारण से आया है, और ये याद रखना, ये आंसर में लिखोगे बहुत अच्छा आंसर बनेगा आपका। पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन आता है कोल्ड वॉर की वजह से। कोल्ड वॉर की वजह से आता है। कोल्ड वॉर की वजह से क्यों आता है, हम ऐसा क्यों कहते हैं उसको? हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कोल्ड वॉर में क्या हुआ। बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज की गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने बहुत सारी फंडिंग प्रोवाइड करनी शुरू कर दी।
गवर्नमेंट्स ने, और गवर्नमेंट्स के साथ साथ कुछ कॉरपोरेशंस ने भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्ड फाउंडेशन वगैरह था। इन लोगों ने भी जो है फंडिंग प्रोवाइड करी, दोनों ने कलेक्टिवली मिलके, किस चीज को लेकर? साइंटिफिक डेटा को लेकर, टेक्निकल रिसर्च को लेकर। तो बिहेवियरलिज्म जो है सिर्फ स्किनर से इंस्पायर हुआ बॉस, पर बिहेवियरलिज्म का ड्राइवर था वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की ये अप्रोच और कॉरपोरेशंस की ये अप्रोच, जिन्होंने कलेक्टिवली पॉलिटिकल साइंस में इतना साइंटिफिज्म डाल दिया कि जिसको हम कहते हैं कि एक टेक्नोक्रेटिक एक्सेस कर दिया, कि जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन और पॉलिटिकल थ्योरी की डेथ तक की बातें होनी शुरू हो गई। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल थ्योरी के कोर पॉइंट्स थे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एटसेट्रा, वो सब जो है बिल्कुल साइड लाइन हो गए। तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है जी। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन की, इवेंचुअल डेथ की, तो ये अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा प्रोफाउंड ट्रेजेक्ट्री है जो पॉलिटिकल साइंस ने अपनाई अपनी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में। और ये इसलिए हुई क्योंकि एक बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया, और इस बिहेवियरल रेवोल्यूशन ने जो है सारा फोकस जो है इंपीरिकल, वैल्यू न्यूट्रल डिबेट्स पे शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल साइंस के पास चला गया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसने क्वांटिफिकेशन पे फोकस कर दिया, डेटा कलेक्शन पे फोकस कर दिया, जिसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस जो है मेजरेबल लेवल पर जनरलाइजेशंस पे फोकस करने बैठ चुका। जिसकी वजह से हमने देखा कि जो नॉर्मेटिव रीजनिंग थी, उसने बेसिकली जितना भी फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स थे, उन फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स को निग्लेक्ट कर दिया। समझ रहे हो आप? और इसकी वजह से हम कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में एक टेक्नोक्रेटिक ओरिएंटेशन आ गया, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितना भी डिबेट था मॉरल और पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर, उन इश्यूज को बेसिकली क्या हुआ कि साइडलाइन करके इररिलेवेंट बताने की कोशिश करी। और ये पॉइंट को जो है शेल्डन वॉर्निन ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कैप्चर किया, कि उसने कहा कि ये जो परिस्थिति पॉलिटिकल साइंस में पैदा हुई, इट इज कॉल्ड पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इतना बेहतरीन आर्ग्यूमेंट उस बंदे ने दिया, आप सोचो। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि 1970s में जब तक ये बात हो रही थी पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की, डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की, तो फिर इसका रिसर्जेंस हुआ। अब रिसर्जेंस कैसे हुआ? जब हमने देखा फेमिनिज्म आया, पोस्ट कोलोनियलिज्म के बारे में स्कॉलर्स ने चर्चा करनी शुरू कर दी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे चर्चा चालू हो गई, इकोलॉजिकल मूवमेंट्स आने लग गई। तो इन सारी मूवमेंट्स ने न्यूट्रलिटी जो थी उसको चैलेंज किया। न्यूट्रलिटी को चैलेंज करके इन डेवलपमेंट्स ने एक रिन्यूड फ्रेमवर्क के बारे में बात करी, और इस रिन्यूड फ्रेमवर्क में क्या बोलने की बात करी, उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमें कहीं ना कहीं वैल्यूज को वापस लाना पड़ेगा। और ये वैल्यूज को वापस लाने के लिए फिर जॉन रॉल्स, चार्ल्स टेलर, माइकल वॉल्जर, आइरिस मैरियन यंग, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी चर्चा करी थी हमने, इन सारे स्कॉलर्स ने रिसर्जेंस पे फोकस किया। तो एक चीज तो क्लियर है बॉस, देखो कि शेल्डन वॉलिन जो है उसने ये बोलना शुरू करा सबसे पहले कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डेड इसलिए है बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स सोल। उसने बोला कि भाई बहुत ज़्यादा हमने कॉपी करना शुरू कर दिया साइंस को, और इसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना
वो एक बेटर वर्ल्ड बनाने में अब नाकाम होती जा रही है। इस रीजन से उसने बोला कि जो पॉलिटिक्स है, जिसको हम अभी सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि वो केवल और केवल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी है, वो इंस्टीट्यूशंस के बियॉन्ड विजन, होप, स्ट्रगल्स, इन सब की भी स्टडी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी को एक डेड डिसिप्लिन से निकालने का काम, पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को बोल के उस आर्ग्यूमेंट के तहत एक फ्यूचरिस्टिक विजन देने का काम शेल्डन वॉलिन ने पहली बात तो यहाँ पर शुरू किया। इसके बाद फिर ये डिबेट को आईसिया बर्लिन ने भी आगे बढ़ाया, ये कहते हुए कि भाई देखो, अगर हम वैल्यूज को इग्नोर कर देंगे तो ये वैल्यूज का इग्नोर करना ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इस रीजन से उसने बोला कि जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो हमें सिर्फ ह्यूमंस के बिहेवियर को फोकस नहीं करना है, बल्कि यार ह्यूमंस की जो वैल्यूज हैं, फ्रीडम, डिग्निटी, जस्टिस, इन सब चीजों के बारे में भी चर्चा करनी है यार। तो उसने ये बात बोलनी शुरू करी कि भाई बिहेवियरलिज्म में आप सिर्फ बिहेवियर पे फोकस मत करो, बल्कि आप करो फोकस वैल्यू प्लूरलिज्म पे। तो वैल्यू प्लूरलिज्म का जो ये डिबेट उसने शुरू करा यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। वैल्यू प्लूरलिज्म का मतलब ये है कि ह्यूमंस की बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज हैं। आप बिहेवियर को स्टडी करते हुए इन प्लूरल वैल्यूज को भी स्टडी करो। तो वैल्यू प्लूरलिज्म यहाँ पर बड़ा क्रूशियल आर्ग्यूमेंट जो है आईसीए बर्लिन ने दिया। फिर इसके बाद हमने कहा कि जॉन रॉल्स जो है उसने भी ये बात करी। जॉन रॉल्स का मैंने आपको कुछ पिछले दिनों में समझाया था, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस के तहत उसने भी ये बात बोलनी शुरू करी अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जो उसने किताब लिखी, कि एक जस्ट और एक फेयर सोसाइटी कैसे बन सकती है। पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर डिबेट स्टार्ट हुआ जॉन रॉल्स की इस थ्योरी के बाद। पढ़ेंगे इसको डिटेल में, पढ़ेंगे, डोंट वरी। सिमिलरली फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो थे, आइरिस मैरियन यंग, सूजन मॉलर ओकिन, इन्होंने भी ये चर्चा शुरू करी कि भाई बिहेवियरलिज्म में आपने सबसे बड़ी चीज क्या कर दी कि जो अदर हाफ पॉपुलेशन थी उसके तो कंसर्न्स को निग्लेक्ट कर दिया। तो फेमिनिस्ट्स ने एंट्री कैसे मारी? फेमिनिस्ट्स ने ये बात बोलनी शुरू करी कि बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आपने यूनिवर्सल बिहेवियर स्टडी किया, और यूनिवर्सल बिहेवियर में आपने सिर्फ मेल बिहेवियर स्टडी किया। अदर हाफ ऑफ द बिहेवियर को आपने अज्यूम कर लिया कि वो भी मेल बिहेवियर का ही एक एक्सटेंशन है, तो वो अदर हाफ को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इन्होंने भी यहाँ पर बात करनी शुरू करी। फिर हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे गांधी ने और अंबेडकर ने ऑलरेडी वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करी थी। अगर गांधी बात करता था ट्रुथ बेस्ड पॉलिटिक्स की, और अंबेडकर साहब बात करते थे यहाँ पर खास करके सोशल जस्टिस की, तो सोशल जस्टिस का जो अंबेडकर का कहना था, तो अंबेडकर इन दिस केस बिकम्स द प्रिकर्सर ऑफ जॉन रॉल्स। क्योंकि अगर जस्टिस जो है इवेंचुअली जॉन रॉल्स ने दिया, और वही जस्टिस के बारे में अंबेडकर साहब पहले बोल के गए थे 1950s में, और रॉल्स ने अपनी थ्योरी 70s में दी, तो एक चीज तो तय है ना बस, कि कहीं ना कहीं अंबेडकर बिकेम द प्रिकर्सर ऑफ जॉन रॉल्स। खैर उस डिबेट पे भी हम आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कभी भी यूपीएससी देगा आपको आगे जाकर। तो एक चीज तो क्लियर हो गई बॉस, कि पॉलिटिकल थ्योरी के केस में ये जितना भी डिक्लाइन था वो इसलिए हुआ था, और उसकी डेथ खास करके पॉलिटिकल थ्योरी की इसलिए हुई थी अगर हम बोलें। और अगर मैं शब्द शेल्डन वॉलिन का प्रयोग करूं, तो वॉलिन ने ये बात बोली कि भाई डेथ इसलिए हुई थी बिकॉज ऑफ डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा, अब आप एक बड़ी पेक्यूलियर चीज देखो कि डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का डिबेट 1970s में उठता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। अम्बेडकर साहब कब आए? 1950s में। अम्बेडकर साहब ने 1950s में सबसे पहले क्या बात बोली? सोशल जस्टिस की। और 1950s में पॉलिटिकल साइंस में कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या चल रहा था? बिहेवियरलिज्म। फिर हम देखते हैं कि अम्बेडकर साहब ने 1950s में एक और आइडिया दिया था इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। मैंने जब आपको बाबा साहब पढ़ाया, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये कब आया? 1950s में। 1950s में ग्लोबल पॉलिटिकल थ्योरी में क्या चल रहा था? बिहेवियरलिज्म। तो अब सबसे बड़ा डिबेट यहाँ पर ये भी स्टार्ट होता है बस, कि हम कह रहे हैं बिहेवियरलिज्म 1950s में पॉलिटिकल थ्योरी को डोमिनेट कर रहा था, पर आप इसको एक यूनिवर्सल मैक्सिम कैसे मान सकते हो? कल को क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है।
बिहेवियरलिज्म अगर पूरे ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट कर रहा था तो आइडिया ये है कि वो हर पर्टिकुलर एरिया के थिंकर को बिहेवियरलिज्म के हिसाब से सोचना था। पर 1950s में बाबा साहब अंबेडकर जो है वो तो ऑलरेडी पोस्ट बिहेवियरल बने हुए थे। वो तो बात ही नहीं कर रहे थे ऐसी। क्योंकि अगर वो एक जगह पर सोशल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बातें कर रहे हैं और ये दो बातें जो हैं ये वैल्यू हैं और ये दो बातों को पोस्ट बिहेवियरलिज्म चैंपियन कर रहा है, तो देन हाउ कैन वी से कि बिहेवियरलिज्म वाज यूनिवर्सल। कल को अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी दे दे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बिहेवियरलिज्म वाज नॉट अ यूनिवर्सल थ्योरी, देयर वर क्रैक्स एज विजिबल इन ग्लोबल साउथ। और या फिर अगर इस तरीके से दे दे कि ग्लोबल साउथ हैड इट्स ओन पॉलिटिकल थ्योरी व्हेन द वर्ल्ड वाज विटनेसिंग बिहेवियरलिज्म, तो यहाँ पर फिर गांधी, फिर अंबेडकर, फिर एम एन रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म, वो सब आएगा। तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मंद बुद्धक बन के, बेवकूफ गधा नहीं बन के वहां पे जाना है। ठीक है ना, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है ना कि जो सस्ते पॉलिटिकल साइंस के टीचर है ना वो ये चीज़ों को आपको नहीं समझा पाएंगे सर। क्योंकि ये चीज़ें समझने के लिए पहले खुद भी पॉलिटिकल साइंस आनी चाहिए। तो वो आपको सिर्फ सीधी सीधी चीज़ें बता के निकल लेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। इसीलिए मैं डिलिबरेटली आपको बोलता आया हूँ पिछले 6 महीने से कि क्लासेस का लेंथ मैंने छोटा रखा है। चाहूँ तो मैं भी 3-3 घंटे की क्लास लेके काम कर लूँ बस, पर 3-3 घंटे में ना दिमाग के अंदर कुछ नहीं सिवाय भूसे के कुछ नहीं घुसेगा। तो चीज़ों को थोड़ा अमल कीजिए, सोचिए इन चीज़ों के बारे में। बिकॉज नाउ वी आर रीचिंग द फैग एंड ऑफ आवर सिलेबस। आईजीपी और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब छोटी चीज़ें हैं यार, ये सब आपने देख लिया कि उनमें कोई दम नहीं है। मेन क्रक्स है पॉलिटिकल साइंस का वेस्टर्न पॉलिथोट, इंडियन पॉलिथोट, पॉलिटिकल थ्योरी। तो चीज़ को समझिए, अगर जिसने ये समझ लिया वो बाकी एरियाज में लिख लेगा आंसर। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी।